हेलो एवरीवन, दिस इज़ नईमुर रहमान। आज हमारे साथ एक नए मेहमान मौजूद हैं, नए इंटरव्यू के नए एपिसोड में दानियाल हामिद साहब। हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दानियाल, वालेकुम वेलकम सलाम। टू आवर शो। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। दानियाल, हमारे नाजरीन को अपना तारुफ कराएं प्लीज़। जी, तो जैसे कि भाई ने बताया, मेरा नाम दानियाल हामिद है। कि मैं फ़िलहाल तो बीएससीएस कर रहा हूँ, बीएस कंप्यूटर साइंस। मेरा 5th सेमेस्टर चल रहा है और मैं साथ फ्रीलांसिंग भी करता हूँ। मुझे तकरीबन 6 से 7 साल हो गए हैं इस फ़ील्ड के अंदर। मैंने स्टार्ट लिया था वीडियो एडिटिंग से। मैं वीडियो एडिटिंग करता होता था शौक-शौक में, जैसे सारे बच्चे कर लेते होते हैं। मैं टिकटॉक्स वगैरह देख के तो पबजी की मैं वीडियोज़ बनाता होता था। तो लोगों को फिर मेरा काम बहुत पसंद आना शुरू हो गया। तो फिर मैंने वहाँ से अपना करियर स्टार्ट किया। मैंने लोगों को वीडियोज़ एडिट करके देना शुरू की। उसके बाद मैं आहिस्ता-आहिस्ता मुझे एक मेरे बड़े प्यारे मेंटर हैं, उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप फाइवर पे, अपवर्क पे, इस तरह की जगहों पे इंटरनेशनल क्लाइंट्स को अपनी सर्विसेज़ दो। तो फिर मैंने वहाँ से अपनी सर्विसेज़ देना शुरू की। फिर मेरे साथ मेरे 2-3 दोस्त जिनको इस चीज़ में इंटरेस्ट था, तो वो भी इसमें शामिल हो गए मेरे साथ। उन्होंने अलग-अलग फ़ील्ड्स पकड़ ली और फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपनी कंपनी बना के बैठे हैं। स्मार्ट रजिस्टर सॉल्यूशंस के नाम से मेरी अपनी कंपनी है और हम वहाँ पे काफ़ी सारी मुख्तलिफ सर्विसेज़ देते हैं। अच्छा दानियाल, आपने बताया कि आपने वीडियो एडिटिंग से शुरू किया, उसके बाद फ्रीलांसिंग की तरफ आए। तो वीडियो एडिटिंग में आप कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं? जी, इस टाइम पे ना एडोबी, फिल्मोरा, ये सॉफ्टवेयर्स हमारे ज़्यादातर यूज़ होते थे। मैंने बिल्कुल स्टार्ट जब लिया था तो हमारे जो मोबाइल के छोटे-मोटे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे वीएन एडिटर हो गया, काइन मास्टर हो गया, मैंने इनसे स्टार्ट लिया था। मैं बहुत बेसिक वीडियोज़ बनाता था, बहुत ही बेसिक सी। तो उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता करके फिर जब ज़रा देखा लोगों को, लोगों से सीखा, तो फिर पता चला कि इस दुनिया में और भी बहुत बड़े-बड़े सॉफ्टवेयर्स हैं। फिर मैं एडोबी की तरफ शिफ्ट हुआ, मैंने एडोबी को टाइम दिया, फिल्मोरा को टाइम दिया। फिर मैंने एडोबी में भी हमारे पास 2 सॉफ्टवेयर्स आते हैं, एक प्रीमियर प्रो और एक आफ्टर इफेक्ट्स। तो मैंने प्रीमियर प्रो से बेसिकली स्टार्ट किया था, फिर मुझे पता चला कि आफ्टर इफेक्ट्स भी होता है, फिर मैंने आफ्टर इफेक्ट्स की प्रैक्टिस की। तो उसमें मुझे काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो एक स्किल बहुत मेरे काम आई, बहुत काम आई मेरे। मैंने उससे बहुत ज़्यादा सर्व किया लोगों को। उनको बहुत ज़्यादा मेरे काम से बहुत ज़्यादा खुशी भी हुई, मुझे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। मैं बड़े मज़े करता था अपने काम करते हुए। मेरे लिए तो वो एक यूनिक चीज़ थी बिल्कुल ही। तो उसके बाद फिर मेरा ऐसे करियर स्टार्ट हुआ था इन सॉफ्टवेयर से। अच्छा दानियाल, आपने बताया कि आपने डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करके वीडियो एडिटिंग की, और उसके बाद ये जो फाइवर और अपवर्क पर ऐसा क्या काम होता है जो वीडियो एडिटर जो है वहाँ पर अर्न कर सकता है? मैं बिल्कुल वहाँ ठीक पर है। कोई। जैसे मैं आपको फाइवर के बारे में बताता हूँ। फाइवर पे ना मैंने जो प्रोजेक्ट्स मैं लोगों को वैसे बना के देता था, लोकल मैं बना के देता था, लोकली मैं सर्व कर रहा था। तो मेरे पास काफ़ी सारे सैंपल्स पड़े हुए थे जो मैंने वीडियोज़ बना के अपने क्लाइंट्स को दी। तो वो बहुत सारे सैंपल्स मेरे पास पड़े हुए थे कि मैं किस टाइप की वीडियोज़ बना लेता हूँ। फिर मैंने वो सारा कुछ फाइवर पे अपलोड किया, अपनी डिटेल्स डाली, अपने सैंपल्स डाले अपने काम के। फिर वहाँ पे क्लाइंट्स ने मुझे अप्रोच किया, ठीक है? वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे कहा कि हमें इस तरह की वीडियो बनवानी है। मैंने उनकी वीडियो देखी है, मैंने गो थ्रू किया उनके सारे उनके डिमांड से, उनके जो रिक्वायरमेंट्स थी। फिर उसके बाद मैंने उन्हें बताया कि इस पे इतना टाइम लगेगा, इतनी कॉस्ट होगी और ऐसे करके मेरा आगे वहाँ से क्लाइंट क्लोज़ हुआ और फिर मैंने उनको काम करके दिया और बीच में एक फाइवर हमारा एक स्ट्रॉन्ग ब्रोकर था बीच में, तो उसकी वजह से पेमेंट सिक्योर होती है हमारी और क्लाइंट डायरेक्टली फाइवर को पे कर देता है। जैसे ही प्रोजेक्ट हम सबमिट करवाते हैं, तो फाइवर जो है वो हमें पेमेंट सेंड कर देता है। फाइवर अपनी एक परसेंटेज छोटी-सी लेता है क्योंकि वो डेफ़िनिटली एक ब्रोकर है, वो एक सिक्योर प्लेटफ़ॉर्म है, इसलिए वो लेता है। और इसी तरह अगर हम अपवर्क पे देखें, तो अपवर्क पे भी सेम टाइप की प्रोफ़ाइल बनती है हमारी, लेकिन उसमें क्लाइंट हमारे पास खुद नहीं आता। रेयर सिनेरियोज़ में अगर आप एक अच्छे सर्विस प्रोवाइडर हो, तो फिर आ जाता है अगर आपका एक अच्छा नाम है मार्केट में, नहीं तो आपको फिर खुद क्लाइंट को प्रपोज़ल्स देने पड़ते हैं। क्लाइंट एक जॉब डालता है कि उसकी जॉब रिक्वायरमेंट्स वो लिख देता है और उसपे अलग-अलग लोग आते हैं, उसपे बिडिंग्स करते हैं। बिडिंग्स बेसिकली वहाँ पे हम कनेक्ट्स बाय करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आपने किसी को कुछ कोई ऑफ़र देनी है, तो वहाँ पे बिडिंग शुरू हो जाती है कि मैं $10 में कर दूँगा, तो कोई आ जाता है, वो कहता है मैं $9 में कर दूँगा, ठीक है? लेकिन अब ये रेट की अगर होने लग जाए तो लोगों को तो पैसे मिले ही ना। इसलिए वहाँ पे एक कनेक्ट्स जैसी चीज़ होती है, जो हम लेते हैं पैसों से ही है, डॉलर से ही लेते हैं। लेकिन उसमें ये होता है कि जिसके कनेक्ट सबसे ज़्यादा होंगे, क्लाइंट का जो प्रपोज़ल होगा उस बंदे का वो सबसे ऊपर रैंक हो रहा होगा और जो सबसे पहले-पहले शो हो रहा है क्लाइंट ने ऑब्वियसली वही खोलना है। और अगर क्लाइंट को समझ आ गई तो उसकी डील उसके साथ क्लोज़ हो जाती है। वो क्लाइंट्स के साथ मीटिंग सेट करते हैं, मीटिंग सेट करने के बाद फिर वो ऑटोमैटिकली अपनी रिक्वायरमेंट्स बताते हैं। फिर वो जो सर्विस प्रोवाइडर है वो देखता है, जैसे हम जैसे लोग सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं, हम देखते हैं कि हम ये कर सकते हैं, इसको कैसे कर सकते हैं, इसको कितना टाइम लगेगा, कितनी पेमेंट्स लेनी है हमने।
तो फिर वो उस हिसाब से उसके साथ डिस्कस हो जाता है और ऐसे हमारा वो क्लोज हो जाता है। अच्छा दानियल, ये तो चलिए, आप एक एक्सपर्ट के लिए इस तरह से बात कर रहे हैं कि एक्सपर्ट बंदा तो ये सारे काम कर सकता है। क्या जो न्यू कमर्स हैं जो इस काम की तरफ आना चाहते हैं उनके लिए आपकी क्या सजेशन है, वो किस तरह से इस ट्रैक पर आ सकते हैं और अर्न कर सकते हैं? बिल्कुल जैसे आजकल के दौर में एआई का दौर है, हम सारे सुनते आ रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आपके हर चीज़ पे, ऑलमोस्ट हर फील्ड पे कब्जा किया हुआ है काफ़ी हद तक। लेकिन हम अगर उसको अपना दोस्त बना लेना तो हम उसके साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं। अब लोग उसके साथ मुकाबलेबाजी करने लग जाते हैं। एआई के साथ हमारा कोई मुकाबला नहीं है, वो हमारा ही बनाया हुआ एक एडवांस मशीन है, आप ऐसे कह लें कि अगर वो एक सॉफ्टवेयर है तो वो एडवांस सॉफ्टवेयर है, अगर एक मशीन है तो वो एडवांस मशीन है। वो बेसिकली एक ऐसी इंटेलिजेंस है जो काफ़ी सारे दिमागों को मिला के वो बनी है। ठीक है? उसकी प्रोसेसिंग स्पीड भी ज़्यादा है, उसके पास उस तरह की चीज़ें हैं, सलाहियत है उसके पास कि वो सारा काम जल्दी से कर सकती है। तो अगर हम एआई को अपना दोस्त बना लें, हम उससे सैंपल्स बनवा लें या फिर हम कुछ क्लाइंट्स को दिखाने के लिए, जैसे क्लाइंट हमें एक कह देता होता है कि हाँ, मुझे एक सैंपल के तौर पे मेरा जो मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स भेजी है, इसका बना के दो, एक सैंपल बना के दो, तो हम एआई से वो बनवा के हम क्लाइंट को दे सकते हैं। फर्दर हम कुछ क्लिप्स एआई से बनवा सकते हैं, उसको बनवा के फिर हम उसको अटैच करके अपनी थोड़ी बहुत एडिटिंग की स्किल्स उसमें डाल के हम क्लाइंट्स को जल्दी सर्व कर सकते हैं और एक अच्छे रिजल्ट्स के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर कोई आज के दौर में इस फील्ड में आना चाहता है तो मैं उसको रेफर करूंगा कि यार वो एआई सीख के आए पहले, वो अपनी ही फील्ड से रिलेटेड एआई का यूज समझ के आए। अब वो जब एआई का यूज समझ के आएगा, उसको पता होगा कि मैंने एआई के साथ मिलके काम करना है और कैसे करना है, तो वो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा मार्केट के 90% तो वो लोग क्रॉस कर चुका होगा, क्योंकि वो लोग एआई से मुकाबला करने में लगे हुए जिसके साथ आपका कोई मुकाबला नहीं है। और अगर वो सर्विसेज वैसे प्रोवाइड करना चाह रहे हैं कि हम फाइवर पे भी आजकल, जैसे सब कहते हैं कि फाइवर वर्क पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ आके सर्व करने लग गए हैं। जैसे आपको पता है आजकल इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं एआई की फील्ड में आने की, आईटी की फील्ड में आने की। तो उसमें बहुत सारे और प्लेटफ़ॉर्म्स भी हैं, आप उस पे भी जा सकते हैं। आप फेसबुक के थ्रू क्लाइंट्स पकड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू पकड़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप लिंक्डइन के थ्रू भी पकड़ सकते हैं। या फिर अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट लीड जनरेशन करके, अब मैं लीड जनरेशन के बारे में भी थोड़ा-सा गाइड कर देता हूँ। लीड जनरेशन होता है बेसिकली जितने भी लोग बैठे हैं, हम जैसे मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूँ, अगर मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ, तो मैं ये देखूँगा कि किस-किस टाइप के बिज़नेस को वीडियोज़ की ज़रूरत होती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें रियल एस्टेट को वीडियोज़ बनवाने की बहुत अच्छी ज़रूरत होती है, बहुत उनको यूज़ आते हैं ये, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी की या अपनी कमर्शियल एरियाज़ की उन्होंने वीडियोज़ बनवानी है, उसको अपलोड करना है, उस पे एड्स रन करनी है ताकि वो जल्दी उसको सेल कर सकें। तो हम डायरेक्ट उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, रियल एस्टेट वालों को हम टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे इर्द-गिर्द अगर हम यहीं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पाकिस्तान में करना चाह रहे हैं, तो हम देखेंगे कि हाँ, यहाँ पे कौन-कौन से रियल एस्टेट्स वाले हैं जो इतनी एक एडवांस लेवल पे अपनी मार्केटिंग करते हैं। हम उनको रीच करेंगे, हम उनकी वीडियोज़ देखेंगे पहले, उसमें देख के उनके लिए अगर हम उससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो हम उनको वो वाली चीज़ का मशवरा देंगे। पहले हम उनके काम की तारीफ़ करेंगे डेफ़िनिटली, फिर उसके बाद हम उस चीज़ का उनको मशवरा देंगे। फिर उसके बाद उन्हें 2-4 वीडियोज़ सैंपल के तौर पे कर देंगे। उसके बाद फिर अगर उन्हें हमारा काम पसंद आ जाता है, अगर हमारी इतनी डेडिकेशन है और अगर उन्हें हमारा काम पसंद आ जाता है, तो फिर वो डेफ़िनिटली आपको भी हायर कर लेते होते हैं। हायर कर लेते हैं, आपसे वीडियोज़ बनवा लेते हैं, आपसे सोर्स करवा देते हैं, तो फिर वहाँ से आपका सर्कल शुरू हो सकता है। आप ये किसी भी करियर के से रिलेटेड ले सकते हैं, किसी भी फील्ड से रिलेटेड ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई डिजिटल मार्केटर है तो वो एड्स वगैरह रन कर सकता है, उनके सोशल मीडिया पेजेस वगैरह मैनेज कर सकता है। अगर कोई वीडियो एडिटर है जैसे मैंने अभी बताया, तो वो वीडियोज़ उनकी एडिट कर सकता है। अगर कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है तो वो उनकी पोस्ट एडिट्स कर सकता है। ठीक है? इस तरह अगर कोई सिर्फ वर्चुअल असिस्टेंट है तो वो उनकी क्लाइंट्स को डील क्लोज़ करवा सकता है। उनके बाकी के जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ मीटिंग सेट कर सकता है। बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो आप इसमें अगर किसी भी फील्ड में आना चाहते हैं ना, तो आप पहले उस बारे में रिसर्च करें कि आप किस-किस को सर्व कर सकते हैं, किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है। मेरा वीडियो एडिटिंग में बेसिकली जो इंटरेस्ट था ना, वो एनिमेशंस की तरफ था। तो मैंने एनिमेशन से रिलेटेड चीज़ें देखी कि मुझे कहाँ पे कोई एनिमेटेड चीज़ बनाने को मिल रही है। पबजी मोबाइल उस टाइम एक गेम आई थी, पबजी, तो मैं उसकी वीडियोज़ बेसिकली एडिट करता था जिसमें मुझे मज़ा आता था। तो मैंने वहाँ से फिर गेमिंग की तरफ ही मैं रहा। मैंने गेमिंग की वीडियोज़ लोगों को एडिट करके दी। ऐसे नहीं है कि मैं हर किस्म की वीडियोज़ जो भी मेरे पास आ रही है, मैं सारी एडिट कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। मैंने सिर्फ़ गेम्स की थी। मेरे पास लोग जितने भी आते थे अपनी वीडियोज़ एडिट करवाने, वो गेमिंग से रिलेटेड आते थे। उसके अलावा नहीं आते थे वो कभी। कोई आ जाए तो मैं रेफ़र कर देता होता था वैसे। तो दानियल, आपने बताया कि एआई का जो इस्तेमाल है आपकी फील्ड में हो रहा है। तो क्या वीडियो एडिटिंग में भी एआई के टूल मौजूद हैं जो वीडियो को एडिट करते हैं?
वो कौन से टूल हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं वीडियो एडिटिंग के लिए? टूल्स बहुत सारे हैं। अगर जैसे मैंने अभी आपको एडोबी की बात की थी ना, एडोबी और फिल्मोरा की, तो बहुत सारी सर्विसेज तो वही प्रोवाइड कर रहे हैं एआई से रिलेटेड। हर फील्ड में हर सॉफ्टवेयर ने अपने अंदर एआई को अडॉप्ट कर लिया है। अब आप एडोबी को देख रहे हैं तो एडोबी के अंदर भी एआई के बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जिससे आप अपनी वीडियोस को टोटली जनरेट कर सकते हैं। इस तरह बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। अगर आप सर्च करेंगे एआई वीडियो जनरेशन के हवाले से भी सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसको आप देख सकते हैं, जहाँ से आप वीडियोस जनरेट करवा सकते हैं। और फिल्मोरा पे भी अब एआई के बहुत ज़्यादा टूल्स आए हुए हैं। हाईपिक वगैरह, तो ये बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं अवेलेबल इस मार्केट में। अगर आप इस पर सर्च करना शुरू करें गूगल से, तो अब मैं एडोबी की अगर बात लूँ तो मेरी नज़र में सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर एडोबी है। वो इसलिए एडोबी सबसे बेस्ट है क्योंकि एडोबी के अंदर एआई भी उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है। अगर आप उसका लेटेस्ट वर्जन देखें तो उसके अंदर एआई भी है। आप उससे अपने सारे काम करवा सकते हैं, आप उससे अपनी स्क्रिप्ट डेवलप करवा सकते हैं, आप उससे अपने वॉइस ओवर्स करवा सकते हैं, हर चीज़ आप करवा सकते हैं। और आप उसमें साथ अपनी टचिंग की थोड़ी सी एडिट स्पेस दे सकते हैं, आप अपनी स्किल के भी थोड़ा सा इज़हार कर सकते हैं उसके अंदर, क्योंकि उसमें बाकी सारे टूल्स तो वैसे ही हैं। तो एआई आपके लिए बहुत ज़्यादा इस तरह हेल्पफुल हो गया। ऑलमोस्ट हर फील्ड में ही अब हर सॉफ्टवेयर में एआई है। दानियल, ये अभी तक मैंने जितने सॉफ्टवेयर देखे हैं उनमें मोस्टली परचेज वर्जन या प्रो वर्जन इस्तेमाल करने पड़ते हैं, क्योंकि ऐसे भी सॉफ्टवेयर हैं जैसे जो हमारा वो बच्चा जो अभी स्टार्ट ले रहा है, तो उनके लिए वो सॉफ्टवेयर जो फ्री में अवेलेबल हो, वो सॉफ्टवेयर भी हैं, उनके बारे में को बताएं जरा। बिल्कुल ठीक है। जैसे अब मैं आपको एडोबी की बात कर रहा था ना, एडोबी बिल्कुल एक पेड सॉफ्टवेयर है, तो उसमें आप सारे उसके फुली फीचर्स नहीं इस्तेमाल कर सकते। लेकिन बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको इनके क्रैक वर्जन देती हैं। अब वो क्रैक वर्जन क्या होता है? वो बेसिकली एक पेड वर्जन होता है उसी सॉफ्टवेयर का, लेकिन वो अपडेट नहीं हो सकता। ठीक है? अगर मैं 2025 मॉडल उसका लेता हूँ सॉफ्टवेयर का, तो मैं 2026 उसको अपग्रेड नहीं कर सकता। मुझे अगर अपग्रेड करना है तो मुझे या तो क्रैक वर्जन का वेट करना पड़ेगा या फिर मुझे उसको परचेज करना पड़ेगा। ठीक है? अब जैसे एडोबी है या कोई भी फिल्मोरा हो गया या कोई भी सॉफ्टवेयर हो गया, वो गेट इनटू पीसी एक वेबसाइट है जो पर्सनली मैं भी यूज करता हूँ, मेरे पार्टनर्स भी यूज करते हैं। तो वो वहां पे आपको हर किस्म का सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। जो सॉफ्टवेयर आप डिमांड कर सकते हैं, जो सॉफ्टवेयर इस मार्केट में है, वो सारे सॉफ्टवेयर के क्रैक वर्जन आपको वहां मिल जाते हैं। सिर्फ ऐसे नहीं है कि लेटेस्ट वर्जन मिलेंगे, आपको ऑलमोस्ट हर साल के मिल जाएंगे। बहुत ज्यादा पुरानी की तरफ हम नहीं जाएंगे। अगर कोई आए और मुझे कहे कि 2010 का हमें चाहिए एडोबी, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि 2010 का कोई यूज करता ही नहीं है इतना खास। लॉजिकल सी बात है ना, कोई भी अगर यूज करना चाहेगा तो वो 2020 का कर लेगा, 25 का कर लेगा, लेटेस्ट जो होगा। लेकिन वहां पे ये है कि आपको क्रैक वर्जन मिल जाएंगे। अगर किसी भी नए बंदे ने इस फील्ड में आना है, कोई न्यू कमर है, तो वो यहाँ से सॉफ्टवेयर देख ले। पहले तो वो रिसर्च करे ना कि उसने किस सॉफ्टवेयर पे काम करना है, किस टाइप का काम करना है। फिर अपनी फील्ड से रिलेटेड वो इस इधर गेट इनटू पीसी पे जाए, गेट इनटू पीसी पे जाके वो वहां से वही वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद उसके बाद अब वो इंस्टॉल कर ले। इंस्टॉल करने के बाद बाज़ औक़ात ऐसा भी हो जाता है कि वो क्रैक वर्जन है, लेकिन वो फ्री वर्जन है। एक पेड सॉफ्टवेयर का अगर आपको एक जुगाड़ बेसिकली मिल रहा है, एक सेकंड रूट मिल रहा है, तो फिर वो आपको थोड़ा-सा उसके लिए वेरिएबल भी होना चाहिए। वो बाज़ औक़ात वो क्रैश कर जाता होता है। तो आप उसको डिलीट करके दोबारा इंस्टॉल कर लें वहीं से। तो आप वहाँ से जब उसको दोबारा इंस्टॉल कर लेंगे, इंशाल्लाह वहाँ से अच्छे सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, तो वहाँ से आप अच्छा उसको रन करके अपना आगे स्किल डेवलप कर सकते हैं। दानियाल, अभी आपने मुझे बताया कि आप बीएस कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं। जी। अ, तो आप क्या समझते हैं कि जो आपकी स्टडी की जो फील्ड है और आपकी जो प्रोफेशनल फील्ड है, क्या ये मैच करेगी फ्यूचर के अंदर? ये जैसे मैं आपको बताऊँ, ये मुझे नहीं लगता कि ये मैच करेगी। ये इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि कंप्यूटर साइंस की जो फील्ड है ना, वो बेसिकली डेवलपमेंट में आती है। कोडिंग हम करते हैं वेबसाइट डेवलप करने के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए। आगे इसमें फिर स्पेशलाइजेशन की तरफ आप सब लोग चले जाते होते हैं। लेकिन इसमें बेसिकली कोडिंग आती है। अब शुरू में मैं भी यही सुनता होता था कि आईसीएस जो कर लेता है और कंप्यूटर साइंस जो कर लेता है वो टोटली कंप्यूटर फील्ड में रहता है और मैं ये सारे काम कर रहा हूँ, ये भी कंप्यूटर की फील्ड के हैं। तो इसमें बड़ा डिफरेंस है। ये सारी स्किल है। ये जो मैं काम कर रहा हूँ, आप वीडियो एडिटिंग ले लें, ये सारी चीज़ें ले लें, ये सारी स्किल्स हैं। अब इसकी अवेयरनेस इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग अब इसकी तरफ आ रहे हैं, इसको डिग्रीज़ में भी कन्वर्ट किया जा रहा है, इनकी प्रॉपर डिग्रीज़ हो रही हैं। इनके प्रॉपर कोर्सेज़ हो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ वाले करवा रहे हैं। लेकिन मेरी जो फ़ील्ड है ना, ये मेरी इस फ़ील्ड से कनेक्ट नहीं होती। जो मेरी डिग्री है, वो मेरी इस फ़ील्ड से कनेक्ट नहीं होती क्योंकि वो सारी कोडिंग की है। अब मैं पर्सनली कोडिंग की तरफ नहीं जाता, मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूँ, ठीक है? सर्विसेज़ में आपकी वेबसाइट डेवलपमेंट भी आ जाती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी आ जाती है, पर वो मेरे लिए एक हेक्टिक चीज़ है।
मैं अपनी इंटरेस्ट की बेस पे वीडियो एडिटिंग में एंटर हुआ था। फिर उसके बाद इसी से मैं ग्राफिक डिजाइनिंग में भी गया। उसके बाद भी मेरे साथ जब मेरे दोस्त वगैरह मिल गए, तो हम पार्टनर्स जब बन गए, तो फिर हम डिजिटल मीडिया की तरफ भी गए, मार्केटिंग की तरफ और बहुत सारी सर्विसेज की तरफ गए। मेरे पास अभी भी कुछ लोग काम करते हैं जो वेबसाइट डेवलपमेंट का भी काम करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का भी कर देते हैं। पर वो मैं नहीं उस बारे में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखता, क्योंकि वो मेरी फील्ड नहीं है और ना मुझे उसमें इंटरेस्ट है खास। हालाँकि मेरी डिग्री उसी से कनेक्टेड है। लेकिन दानियाल जैसे मैंने भी रिसर्च की है थोड़ी बहुत उस पर, अब जो कोडिंग का काम है वो चूंकि एआई उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया, क्या वो आसान नहीं हो गया? वो बिल्कुल आसान हो गया है। जितना मैं देखता हूँ ना, वो बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। पर एआई सब कुछ नहीं कर सकता। एआई वो सब नहीं कर सकता जिसके एक बंदे के पास अगर 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो एआई वो सारा कुछ नहीं कर सकता। एआई बेशक जो जितना कर सकता है वो बहुत स्पीड में कर सकता है, बहुत तेज़ी से आपको करके दे सकता है। पर एआई बहुत बेसिक लेवल पे रहता है। वो ज़्यादा एडवांस लेवल पे अभी नहीं गया, अभी क्योंकि इस पे रिसर्च हो रही है, सारे बड़े साइंटिस्ट और सारे बड़े इंजीनियर इसी चीज़ों की तरफ लगे हुए हैं। और शायद आने वाले दौर में हमें ये चीज़ भी नज़र आ जाए कि एआई ही हमारा ये सारा काम कर रहा है। लेकिन फिलहाल नहीं, जो कॉम्प्लिकेटेड वेबसाइट्स होती हैं और कॉम्प्लिकेटेड इंटरफेस जिनके बनाने पड़ते हैं, जिनके पीछे बैकएंड पे बहुत सारा डाटा होता है, जिसको आपने सारा कवर करना होता है, क्योंकि जो एआई से बनता है ना, वो बेसिकली हर कोई बना सकता है, हर कोई बनवा सकता है। हर कंपनी की डिमांड अलग होती है। अब एक कंपनी के पास थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स का डाटा पड़ा हुआ है और उसके पास छोटी-छोटी उसके बहुत सारी फॉर्म्स पड़ी हुई हैं। तो वो सारा कुछ जो है वो सारा नहीं डाल सकते। तो एआई नहीं बना सकता कि वो सारा उसको सपोर्ट कर सके, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकता, तो उसके लिए हमें डेवलपर ही चाहिए होता है। अब ऐसा नहीं है कि सारा काम डेवलपर ही करता है आज का। डेवलपर बहुत सारी बेसिक चीज़ें जो हैं वो सारी एआई से बनवा लेता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और उसके बाद की जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो खुद उसको डेवलप करते हैं, ताकि वो उसको एक्यूरेटली कंपनी के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बना सके। क्योंकि कंपनी जो है, अगर उसका सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है या उसका सॉफ्टवेयर हैक हो जाता है, तो एआई उसकी मदद नहीं करने वाला। उसकी मदद तब भी वो सर्विस प्रोवाइडर ही करेगा, वो ही किसी तरह बताएगा। जैसे मैं आपको बताऊँ, तो मैंने पिछले दिनों में एक क्लाइंट को एक सॉफ्टवेयर बना के दिया, तो उनका सॉफ्टवेयर हैक हो गया। अब उसमें उनका बहुत सारा डाटा पड़ा हुआ था, तकरीबन 10 साल का डाटा पड़ा हुआ था। तो एआई उसमें हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता था। वो बैकअप में भी नहीं था हमारे पास, वो अनफॉर्चुनेटली हमारी जो बैकअप डिवाइस थी वो खराब हो गई थी। तो अब एआई उसमें हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता था। वो हमें उसके जैसा कोई रेलेवेंट छोटा-मोटा सॉफ्टवेयर बना देता था कि हम उस टाइम अपनी करंटली थोड़ा-सा स्टेबलाइज़ करके अपने सिस्टम को, ज़ाहिर है हम अपनी कंपनी बंद नहीं कर सकते थे। तो क्लाइंट की कंपनी तो स्टेबलाइज़ करके वो उसको थोड़ा बहुत रन करवाने जोगा कर लेता, लेकिन वो ज़्यादा ना करवा पाता। क्योंकि फिर वो इतना ज़्यादा डाटा होता था उस कंपनी के पास कि वो एआई के जो वो सॉफ्टवेयर बना के देता, वो क्रैश कर जाता। वो इतना स्टोर ही ना कर पाता। अगर मैं आसान लफ्ज़ों में बोलूँ, तो वो स्टोर ना कर पाता इतना। तो फिर हमें वो सारा सॉफ्टवेयर दोबारा से बनाना पड़ा। वो दोबारा से बनाने के बाद उनका जितना बैकअप हमारे पास पड़ा था, वो सारा कुछ हमें उसमें देना पड़ा। और फिर हम जो हैकिंग थी, बेसिकली ये हैकिंग वाला, जो अगर कोई इस फील्ड में घुसना चाह रहा है, तो मैं उसको मशवरा दूँगा कि थोड़ा-सा इस हैकिंग वाली चीज़ से भी रिलेट करें अपने आप को। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा लोगों की वेबसाइट्स, व्हाट्सऐप, इंस्टाग्राम, ये सब कुछ हैक हो जाता है। अब इसमें ये जो छोटी-मोटी चीज़ें, ये तो छोटे-मोटे लोग कर लेते होते हैं हैक, और इसको दोबारा भी आप वापस कर सकते हैं। लेकिन इसका जो बड़े सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो कंपनी के सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, वो कोई भी इतना आसानी से हैक नहीं कर पाता। और अगर आपकी फायरवॉल्स लगी हुई हैं, वो बेसिकली प्रोटेक्शन गेट्स लगे हुए होते हैं। तो अगर आपकी फायरवॉल्स लगी हुई हैं, तो और भी ज़्यादा मुश्किल है हैकर के लिए हैक करना। अगर आपकी फायरवॉल्स लगी हुई हैं, तो नॉर्मल बंदा हैक नहीं करेगा, वो कोई स्पेसिफिक बंदा करेगा जो इसने आपको टारगेट बनाया हुआ है। पर अगर आपकी फायरवॉल्स वगैरह नहीं लगी हुई, तो फिर उसमें ये होता है कि वो कोई भी उसमें अपना बग डाल देता है। वो फिर सॉफ्टवेयर्स वहाँ से सारा कुछ आपसे ले लेते होते हैं। क्योंकि उन्होंने बग डाल दिया, वो सारा आपसे सॉफ्टवेयर खींच लेते हैं। अगर आपके पास बैकअप नहीं है, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। फिर वो ब्लैक मार्केट में उसको सेल करते होते हैं। और फिर हमारा जो क्लाइंट है, उसके भी हमें ब्लैक मार्केट से वो सॉफ्टवेयर लाना पड़ा, और वो $1800 का उन्होंने हमें पे किया। अगर हम थोड़ा-सा और डिले करते, तो वो शायद $3000-3500 तक भी चला जाता। अब वो डेटा उनके किसी काम का नहीं है, पर ये 2 नंबर तरीका है उनके पास पैसे कमाने का। तो हमें इस चीज़ से बचने के लिए हमें इन चीज़ों का बैकअप भी रखना चाहिए, ताकि हमारे पास ये बैकअप जब होगा, तो डेफ़िनिटली फिर हमें किसी का डर नहीं होगा। अगर कोई चुरा भी लेता है, तो हम दोबारा वहाँ से स्टार्ट ले सकते हैं अपना, दोबारा वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा दानियल, अभी आपने एक बात की फायरवॉल की। ये जी, फायरवॉल क्या चीज़ होती है जो ये हमारी वेबसाइट को प्रोटेक्ट करती है? देखिए, जैसे हम कोई भी, अगर हम अपने सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, हम अपने वेबसाइट की बात करते हैं, या हम हमारे एक सिस्टम की बात करते हैं, तो हमारे सिस्टम में अगर इतना ज़्यादा डाटा पड़ा हुआ है कि हमें डर है कि कोई इसको चुरा लेगा, तो हम हमारी ज़िंदगी तबाह हो सकती है, हमारी कंपनी क्रैश हो जाएगी, कुछ भी अगर हमें ऐसा लगता है,
तो हम उसमें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेयर डाल देते होते हैं। एंटीवायरस जिस तरह हम देखते हैं ना हमारे कंप्यूटर में अगर वायरस आ जाता है तो हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके हम स्कैन कर लेते होते हैं और एंटीवायरस सारा वायरस हटा देता होता है। इसी तरह एक जो हैकर होता है ना वो बेसिकली डायरेक्ट आपके कंप्यूटर में नहीं घुस सकता जब तक वो एक बग ना उसमें डाल दे। एक बग एक वायरस है, वो किसी भी तरह आपके कंप्यूटर में वो एक बग डालेगा। जैसे वो एक ईथरनेट की केबल के थ्रू भी डाल सकता है जो हमारी वाईफाई से सीधा हमारे कंप्यूटर्स के साथ हमारे सिस्टम्स के साथ अटैच होती हैं। वो वाईफाई सिग्नल्स के थ्रू भी एक बग डाल सकता है। या हम किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो वो हमसे कुकीज अलाउ करने का कह देते हैं, हम नहीं देखते, हम नहीं पढ़ते उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस, हम बस अलाउ कर देते हैं, तो वहां से भी एक बग आ सकता है। अब वो जो बग आ जाता होता है ना उसने डायरेक्ट हमारे, आप ऐसे कह सकते हैं कि हमारी उसने स्टोरेज में, उसने हमारे मेन पार्ट में जाना है, उसने हमारे सीपीयू के अंदर घुस जाना है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर उसने चले जाना है। अब वहां चला जाएगा तो उसको हर चीज मिल जाएगी। अब उसको वहां भेजने तक हमने बीच में बैरियर्स लगा दिए, उन बैरियर्स को फायरवॉल्स कहते हैं। अब उसके लिए एक फायरवॉल तोड़ना बहुत मुश्किल काम है, उस बग को बहुत ज्यादा ताकत चाहिए एक फायरवॉल तोड़ने के लिए। तो वो जो बग पावरफुल होता है वो पीछे से और बग्स आते हैं जो उस एक बग के साथ शामिल होते हैं, शामिल होकर आहिस्ता आहिस्ता फायरवॉल तोड़ते हैं। वो जो बग्स आ रहे हैं वो बेसिकली वो हैकर भेज रहा होता है। वो जैसे जैसे फायरवॉल तोड़ते जाएंगे वो आगे आसानी से चले जाएंगे। इसीलिए फायरवॉल जो होती है वो बहुत रेयर केस होता है कि कोई फायरवॉल तोड़ सके। अब जैसे अगर माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट का हम नाम ले लें या नासा का हम ले लें, अगर एक नासा की एग्जांपल ले लें, तो नासा के सॉफ्टवेयर वालों ने बहुत ज्यादा फायरवॉल्स अपने इर्द गिर्द लगाई हुई हैं, अपने सिस्टम के इर्द गिर्द बहुत सारी फायरवॉल्स लगाई हुई हैं, इसलिए ताकि कोई आराम से हैक ना कर सके। नहीं तो ये छोटे मोटे हैकर्स हैं कि आराम से नासा को हैक कर लें और ये सारा सिस्टम क्रैश कर दें। नासा एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसका सारा काम आउटर स्पेस में होता है। तो अब वो यहाँ पे, अब जाहिर सी बात है कोई छोटा मोटा हैकर अगर उसको हैक कर लेगा और वो उसको फिर ब्लैकमेल करे, क्योंकि नासा के पास बहुत सारे राज भी हैं, तो अगर वो उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दे कि मुझे इतने मिलियंस डॉलर दो तो फिर मैं आप लोगों को आपका डाटा दे दूंगा या ये मैं पब्लिक को नहीं दिखाऊंगा, तो फिर नासा तो हर बार पैसे ही देता रह जाएगा ना। इसलिए वो फायर वॉल्स लगाते हैं और वो उन्होंने इतनी फायर वॉल्स लगाई हुई है ना कि एक बहुत बड़ा हैकर भी उसको हैक नहीं कर सकता। उसके लिए बहुत ज्यादा स्किल चाहिए। आज से अगर मैं 20 साल पहले की बात करूं, 2005 में एक 13 साल के लड़के ने नासा को हैक किया था। उसका आइंस्टाइन का जो आईक्यू लेवल है वो 160 था। ये एक मूवी का भी सीन है, ये एक मूवी में भी लाया गया। और उसका 197 था और उसने प्रॉपरली उसको हैक किया था, जिसकी वजह से नासा वालों ने बहुत सारी एजेंसीज को बताया और वो सारी एजेंसीज उस लड़के के घर पहुंच गई थी उसको उठाने के लिए। लेकिन जब उन्हें पता चला ये एक बच्चा है तो फिर उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर और ज्यादा उन्होंने उसको स्ट्रॉन्ग किया, अपने सारे सिस्टम को उन्होंने और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया उसी बच्चे की हेल्प से। और बहुत सारे डेवलपर्स और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने वाले उनके साथ जोड़ दिए ताकि ये सारा वो और ज्यादा प्रोटेक्ट कर सके। ये उनके लिए एक लेसन भी होता है। अब जरूरी नहीं है हर बार हैक जो करने वाला होगा वो एक हैकर ही होगा, वो पैसे ही खाना चाह रहा है या वो उनसे बदला लेना चाह रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत दफा लोग सिर्फ अपने आप की अपनी कैपेबिलिटी चेक करने के लिए इस तरह की चीजें कर लेते हैं। तो उस बच्चे ने भी ऐसे ही किया था और ऐसी चीजों में नासा वालों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि ना उनका कोई डाटा चोरी हुआ ना कुछ और हुआ और उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर को, उन्होंने अपने सिस्टम को और ज्यादा मजबूत बना लिया। तो इसीलिए ये इस तरह की फायरवॉल्स बनाते होते हैं साथ। दानियाल, आप जिस लाइन में आप काम कर रहे हैं ये फ्रीलांसिंग है, तो आप जी, इसके अपना फ्यूचर क्या देखते हैं? मैं इसमें अपना फ्यूचर ही रखता हूँ कि मैं इंशाल्लाह आगे भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करता रहूंगा कंपनीज को, क्योंकि डेफिनेटली अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो उसे मार्केटिंग की जरूरत है इस दुनिया में, ताकि वो मार्केटिंग करके अपने आप को वहां पे स्टैंड कर सके उस मार्केट में। तो उन्हें मार्केटिंग की जरूरत है, मैं मार्केटिंग भी करके देता हूँ उन्हें। हम डिजिटल मार्केटर भी हैं मेरे पास, हमारी जो कंपनी है बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है मेरी। तो वो मार्केटिंग से रिलेटेड भी चीजें रहती हैं। अब उसमें हमें वीडियोस भी एडिट करनी पड़ सकती हैं, हमें उसमें फोटोज भी पोस्ट करने के लिए ग्राफिक डिजाइनर की भी जरूरत होती है। तो हम ये सारी चीजें जो है हम ये देते होते हैं, सर्विसेज सारी ये देते हैं। तो इंशाल्लाह ये काफी लॉन्ग टर्म चलेगा, पर जैसे अब एआई की ग्रोथ बहुत ज्यादा स्पीड से हो रही है, माइट भी पॉसिबल कि एआई हमारी जगह ले ले। अगर हम एआई के साथ चलते हैं तो बहुत ज्यादा हमारे लिए ये चांसेस कम है कि एआई हमें रिप्लेस कर सके। पर अगर हम एआई के साथ नहीं चलते, हम जहां हैं हम वहीं खुश रहते हैं, तो फिर एक टाइम ऐसा भी आ सकता है जब एआई हमें बिल्कुल ही रिप्लेस कर दे। तो फिर हम मैं इसीलिए अपने साथ साथ फिजिकल मार्केट में भी बहुत ज्यादा इन रहता हूँ, मैं फिजिकल बिजनेस की तरफ भी बहुत ज्यादा तवज्जो देता हूँ। साथ में और बहुत सारी स्किल्स की तरफ भी देता हूँ। हम वर्चुअल असिस्टेंस देते हैं, ई कॉमर्स के स्टोर्स बनाते हैं, हम सॉफ्टवेयर की तरफ और वेबसाइट की तरफ भी जा रहे हैं। हम बड़े बड़े कंपनीज को सॉफ्टवेयर बना के देने जा रहे हैं और हम कुछ एआई प्रोडक्ट्स की तरफ भी जाना चाह रहे हैं। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में हमारा प्लान है कि हम इंशाल्लाह अगले साल तक एआई की कुछ प्रोडक्ट्स भी मार्केट में लॉन्च करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इस तरफ भी रहेंगे।
ताकि हमारा इस मार्केट में नाम भी रहे और हम इस मार्केट में अपनी एक जगह भी बरकरार रख सकें। दानियाल, बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके, आपने वक्त दिया। मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्रिया जनाब। इसी के साथ ही जनाब हमें इजाज़त दें। आपका होस्ट नईमुर रहमान, इंशाल्लाह नई एपिसोड के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।